Hello dear students, this is ARK representing NRK 9. Dear students, dear CS80 students, जी हाँ, I hope आप लोग प्रिपेयर हो गए होंगे और या प्रिपेयर हो रहे होंगे, जी हाँ, आने वाले एग्जाम्स के लिए। डियर स्टूडेंट्स, जी हाँ, कॉर्स ऑफ इंडिया के ऑलमोस्ट काफी सारे क्वेश्चंस हमने इससे पहले वाली सीरीज में डिस्कस किए थे। उस सीरीज के अंदर मैंने कॉर्स ऑफ इंडिया के बारे में बताया भी था, साथ ही साथ अराउंड 25 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व भी किए थे। वो बहुत मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ें, बट उन क्वेश्चन को समझें ताकि आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, इस सीरीज में भी मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट ने अब तक नहीं पढ़ा है इसको कॉर्स ऑफ इंडिया को, सो नॉट टू वरी अबाउट इट। व्हाई? बिकॉज यहां मैं एक्सप्लेन भी करूंगा हर एक कॉन्सेप्ट को। ऑलराइट, तो आपके दो फायदे हो जाएंगे। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, आप अपनी इवैल्यूएशन कर लें। ऑलराइट, अगर कुछ भूल रहे होंगे तो हम याद करा देंगे। सेकंड थिंग बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रोबेबल क्वेश्चन है एग्जाम में पूछ जाने के लिए। सो आपके को ये भी एक बेनिफिट देगा। अगर नहीं पढ़ा है तो याद कर लीजिएगा, अभी याद करा देंगे आपको। एंड वन मोर थिंग, अगर नए हो बेटा तो याद रखो सीएसईटी का ऑलमोस्ट सब कुछ, और हाँ सीएसईटी नहीं, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल सब कुछ एनआर के 9 लास्ट 8 ईयर से जबरदस्त तरीके से दे रहा है। सो विदाउट वेस्ट टाइम सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब अभी के भी कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए एग्जाम से रिलेटेड एडवांस में आपके पास पहुंचेगा। प्लस एग्जाम अब आने वाले इसी वीक में, आप जानते ना आने वाला बस आ गया है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां डिस्कस किया जाएगा एग्जाम से पहले और आपको इंश्योर किया जाएगा कि आपकी सक्सेस पक्की हो जाए। ऑलराइट, सो विदाउट दिस टाइम हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सर एक मैं छोटा सा रिकैप देता हूं बेटा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेटा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हम आंसर बता रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेटा इफेक्टिव डेट क्या था, कब से वो अडॉप्ट कर लिया गया था, फ्रॉम विच डेट? सर 26 नवंबर 1949। ऑलराइट, अच्छा आप ये भी जानते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी आर्टिकल्स? सर ये लगभग आर्टिकल कितने हैं? 395 आर्टिकल्स है करंट डेट में। ऑलराइट सर, एंड डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 22 पार्ट्स एंड हैविंग 7 शेड्यूल्स। जी हां, 7 शेड्यूल्स सर हमने डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। क्या क्या बात की थी हमने? कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का प्रेम्बल क्या बोलता है? इंडिया टू बी अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक। इसमें हमने डिस्कस किया था सॉवरेन मींस इन एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट कंट्री है। इंडिपेंडेंट, कोई कंट्री का आदेश नहीं मानता है, किसी कंट्री का अधीन नहीं चलता है, मतलब सर कोई और कंट्री थोड़ा कंट्रोल करता है। इंडिया कैसा है बेटा? एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट। दिस शोज इन अ सॉवरेन। ऑलराइट, सेक्युलर, गवर्नमेंट का, जी हाँ स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता, लेकिन हर इंसान को, सिटीजन को, इंडियन सिटीजन को परमिशन है कि वो किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं। ऑलराइट सर, ये हमने रिलीजन डिस्कस किया था, ओ सॉरी सेक्युलर में डिस्कस किया था। ऑलराइट, एंड फिर हमने बोला सोशलिस्ट, अब हर एक बंदे को वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी इक्वली मिलनी चाहिए। जी हाँ, तो वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। सो उसके बाद हमने डिस्कस किया सोशलिस्ट के अलावा रिपब्लिक। आप जानते हैं कि जो कंट्री का हेड होगा वो इलेक्ट होगा बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया। हेरिडिटरी कॉन्सेप्ट नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, नथिंग लाइक दैट। ऑलराइट, एंड डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब जहां हर एक इंसान को राइट है वोट करने का। जी हाँ, सिटीजन ऑफ इंडिया को राइट है वोट करने का, तो वो डेमोक्रेसी में बात किया था। ऑलराइट, इससे रिलेटेड बेटा कई सारे क्वेश्चंस थे, 25 क्वेश्चंस थे, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं यार। अगर आप लोगों ने नहीं देखे ना, अभी बोल रहे हैं, इससे एक और पहले बड़ा वीडियो है अपलोडेड है ऑलरेडी चैनल पे, तो जाइए उसे अच्छे से देख लीजिएगा ताकि वो क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएं। अभी ना उन प्रिपरेशन के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं। ऑलराइट, और इस सीरीज के अंदर बेटा मैं फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ताकि ना आप एक बार इंश्योर्ड होकर जा सके एग्जाम में कि हाँ मेरा इतना क्वेश्चन हो चुका है। जी हाँ, आप समझिएगा एक और सीरीज आएगा तो लगभग 70-75 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, अराउंड 100 क्वेश्चन कम से कम लोग सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया के, और आपके एग्जाम के लिए वो रेडी है। ऑलराइट, चलिए विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। ध्यान से सीखेंगे। ऑलराइट, पहला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, आगे स्क्रीन पे, इस स्क्रीन पे आ जाएगा और सुनिए, सीख के जाएंगे आज। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डज इंडिया फॉलो। बेटा सीधा सा बात है, इंडियन गवर्नमेंट कैसे? दो फॉर्म में बेटा, फेडरल विद यूनिटरी फीचर। सर इसका मतलब बता दीजिएगा, मैं पहली बार देख रहा हूं। डोंट वरी बेटा, कोई बात नहीं, फेडरल बस विद यूनिटी फीचर। बेटा समझना, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से, अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज, आइए ध्यान से। फेडरल का मतलब होता है बेटा, समझो, यहां आप जानते हैं ना अपने हमारे डुअल गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट है, डुअल गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे बेटा, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर एकदम?
अच्छा बेटा, लेकिन इन सर्टेन केसेस, तो अगर हम लोग ड्यूअल गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट से देखते हैं तो ये है फेडरल, क्लियर एकदम। बट इन सर्टेन केसेस जब भी इमरजेंसी राइज होती है नेशनल लेवल पे, आपने देखा होगा अक्सर इमरजेंसी राइज होती है। अभी कोविड-19 में इमरजेंसी राइज हुआ था, तब क्या हुआ था कि कंट्रोल पूरा कंट्री का सेंटर के हाथ में चला गया। देन इट शोज व्हाट यूनिटरी फीचर्स। सो अगर देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट कैसी है, फेडरल भी है एज वेल एज यूनिटरी भी फीचर्स है। सो अब आपको देखो बेटा, ऑप्शन देखते हैं। ए कहता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम विद द प्रेसिडेंट एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट अथॉरिटी, फुली फेडरल स्ट्रक्चर, नहीं फुली तो फेडरल नहीं है, एंड फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बट शोइंग द यूनिटरी बेसिस, द राइट आंसर इज सी। अच्छा बेटा ध्यान से याद रखना, ये कैनेडियन कॉन्सेप्ट है, जी हाँ कैनेडियन कॉन्सेप्ट है, ये जहां से हमने बोरोड किया वो कैनेडियन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो दिस पार्ट ऑफ द बोरोड फ्रॉम द कैनेडियन from the government that also shows strong bias towards the center. And other features of this form of government includes appointment of state governor by the center, vesting residual power with the certain centers. Residual power का मतलब होता है बेटा certain powers which can only be exercised by the center for the benefit of the entire public community. जी हाँ, पूरा नेशन के बेनिफिट के लिए करेगा। ऑल राइट, चल याद हो गया। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट बेटा देखा जाए कौन से कैसे है, फेडरल विद यूनिटरी फीचर्स, याद रख लेना है, एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम यार जल्दी से आ जाओ एग्जीक्यूटिव में बहुत डिटेल स्टडी करेंगे इसके ऊपर। ऑलराइट, सो सर ये तो हमको सिंपली क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है बेटा व्हाट डज द वर्ड सॉवरेन मींस। सर आपने बताया था सॉवरेन मींस एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट। वन मोर टाइम, सॉवरेन मींस एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट। क्या कंट्री हमारा किसी दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड है क्या? क्या आज भी यूके हमको कंट्रोल करता है क्या? क्या चाइना कंट्रोल करता है? नहीं ना। सॉवरेन मींस क्या है देखो बेटा, एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट, राइट आंसर इज एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट। ये एग्जाम में आ सकते हैं, छोड़ेंगे नहीं। अरे वाह सर। व्हाट डज द वर्ड सोशलिस्ट, सोशलिस्ट सबको मौका मिलना चाहिए जी वेल्थ क्रिएशन का। लेट्स अंडरस्टैंड a system of political economy that ensure equitable distribution of wealth, creation of wealth, सबको मौका मिलना चाहिए, protects from the exploitation। जी हाँ, ध्यान सुनना बेटा, if you want to establish a business, if you want to start your business in India ना, so हर एक सिटीजन को ये परमिशन है कि वो स्टार्ट कर सकता है। हर एक परमिशन, मतलब सर ऐसा नहीं है कि सुनिए एक बड़े आदमी को मौका मिलेगा दूसरे आदमी को नहीं मिलेगा, सबको इक्वली एक अपॉर्चुनिटी है वेल्थ क्रिएशन की। एंड जो भी यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, मतलब आप किसी के साथ में, आप किसी को देखिए तो गरीब है तो उसे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। सो यहाँ सोशलिस्ट मतलब सोशलिस्ट मींस सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक दैट इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन। सोशलिस्ट मतलब क्या हो बेटा, सोशलिस्ट। ऑलराइट सर। रिपब्लिक, अरे यार क्वेश्चन आ जाएगा, मजा आ जाएगा यार। रिपब्लिक बताए थे, देखो क्या यहाँ कंट्री के अंदर, ध्यान से सुनना बेटा, इधर नहीं, ध्यान से इधर देखो, क्या कंट्री के अंदर हेरिडिटी कॉन्सेप्ट है? मतलब कि अगर कोई कंट्री का प्राइम मिनिस्टर तो उसका बेटा भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा? नहीं सर, बन सकता है लेकिन प्रोवाइडेड इलेक्ट होकर आना पड़ेगा। तो देखो बेटा, रिपब्लिक मींस हेड ऑफ द स्टेट is elected by the citizens and is not hereditary। नहीं जी, ये प्रधानमंत्री का बेटा है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, क्लियर है। All right sir, all right sir। So head of the state is elected by the citizens, not is absolute and hereditary। All right, hereditary मतलब ऐसा नहीं, वारिस जो होगा वो बनेगा, क्लियर है। रिपब्लिक one more time। Head of the country is elected by whom? Citizens। अब जानते हैं इलेक्शन प्रोसेस होता है उसके थ्रू ही। All right sir। इसके अलावा देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे हैं बेटा, हमको फटाफट सॉल्व कर रहे हैं सारे एग्जाम के लिए, हमको छोड़ना नहीं कुछ भी क्वेश्चन। देखो बेटा व्हाट डज द सेक्युलर, अब देखो क्या स्टेट का मतलब समझो, आर्टिकल नंबर 12 क्या डिफाइन करता है बेटा? स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट आपको बताए थे। आर्टिकल नंबर 12 डिफाइन क्या करता है बेटा? स्टेट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट एंड इट्स ऑर्गन्स, मतलब गवर्नमेंट अपनी जो पावर एक्सरसाइज करती है अपने ऑर्गन्स थ्रू, ठीक है। अब क्या गवर्नमेंट का कोई धर्म हो सकता है? अगर सरकार के धर्म होने लग गया बेटा, सोच के देखो, तो जातिवाद फैल जाएगा। बात पकड़ में आ रहा है? तो यहां क्या कह रहे हैं बेटा, सेक्युलर मींस क्या है? आप सबको आजादी है, जी हाँ, आपका मर्जी, आपको जो धर्म में अडॉप्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, आप प्रोफेस कर सकते हैं। देखो बेटा ध्यान समझते हैं, देखो कहता है हैविंग नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन, मतलब स्टेट का कोई ऑफिशियल रीजन नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री का कोई धर्म नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री का ऑफिशियली, जी हाँ, एज अ प्राइम मिनिस्टर वो नहीं रख सकते, लेकिन हाँ नरेंद्र मोदी का अपना एक धर्म हो सकता है, हिंदू धर्म हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ऐसे पीएम
क्या एज अ पीएम कहेंगे। पीएम मतलब यहाँ क्या हो गया, ऑफिशियली, ऑफिशियली उनका कोई धर्म नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो ऑफिशियल पोस्ट है। एंड ग्रांटिंग एवरी सिटीजन दैट राइट टू फ्रीली वॉट, राइट टू फ्रीली क्या कर सकता है बेटा, ऑफ हिज सर्च चॉइस, उसको कोई मैंडेटरी नहीं होगा जी कि आपका, एक मिनट बेटा, ऑल राइट नाउ देखो बेटा, having state having no religion and granting every citizen to right to freely follow the any religion of his or her choice। आपकी मर्जी यार, आपकी मर्जी, बिल्कुल आपकी मर्जी है, आपको जो धर्म फॉलो करना चाहते हैं करिएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल क्लियर है, आपका राइट है। ऑलराइट सर, ऑलराइट सर, देखो यहाँ पे state having no official state religions and granting every citizens to right to the freely follow any religion of his or her choice। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा फटाफट से। व्हाट डज द वर्ड डेमोक्रेटिक, बोलो बेटा, डेमोक्रेटिक राइट है ना इलेक्शन करने का, अभी वोट करने का, दैट्स इट, राइट ऑफ, देखो ग्रांटिंग इक्वल वोटिंग राइट्स टू एवरी सिंगल सिटीजन ऑफ द नेशन। ये सारी कॉन्सेप्ट कल बेटा मैंने अच्छे से डिस्कस किए थे, हाँ जी, इससे पहले वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। अगर यहाँ समझ में कम आ रहा हो तो उससे पहला वीडियो पर चल जाएगा, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और याद रखना ये समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रट्टा मारे कोई फायदा नहीं है, कोई काम का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऑलराइट, सो ग्रांटिंग इक्वल, डेमोक्रेटिक का मतलब ही क्या बेटा, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कहां से आती है कि जब आपके पास में इक्वल वोटिंग राइट्स हो सबके पास में, मतलब किसी के पास ज्यादा कम नहीं होना चाहिए कि पुअर यू विल हैव ओनली वन वोट, ओहो मिस्टर अंबानी यू विल गेट 10 वोट्स, नथिंग लाइक दैट। डेमोक्रेसी का मतलब सबके पास एक वोट। ऑलराइट, ऑलराइट सर, नाउ what is not true about the directive principle of state policy, let's understand directive principle of state policy। बेटा मैंने इसको, आपको याद होगा मैंने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, पर यहाँ पे वापस से हम थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। देखो जनरली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब होता है कि स्टेट गवर्नमेंट का रोल है कि वो कंट्री आई मीन अपनी पर्टिकुलर स्टेट के इकोनॉमिकल बेनिफिट्स के लिए और उसकी वेल्थ क्रिएशन के लिए, वहां के इन्वायरमेंट के लिए इनिशिएटिव स्टेप ले ताकि वो क्या हो सके, इकोनॉमिकली वो स्टेट डेवलप हो सके, ठीक है। इसके लिए वो क्या करती है, कुछ प्रिंसिपल्स बनाती है। अब क्या ये प्रिंसिपल्स कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू एनफोर्स हो सकते हैं? आंसर इज नो। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। They are borrowed from the Aisha. They are not meant for the promoting social and economic democracy. They can be enforced in the right answer is C. Of course, directive principle of state policy cannot be enforced in the court of law. मतलब सर इसे कोर्ट के थ्रू इन्हें एग्जीक्यूट नहीं कराया जा सकता है। जी हाँ, देखिए यहाँ पे the idea of directive principle of state policy was adopted from the its constitution. Although the SPS cannot be enforced in the court of law, they are governing principles. Governing मतलब स्टेट में चलाने के लिए, डेवलप करने के लिए, principles based on which is supported to act. A constitutional amendment will necessary to bring about a change in the directive principle policies. सिंपल है, स्टेट का बेटा, हर एक स्टेट का रोल है कि अपने स्टेट को डेवलप कर सके, इकोनॉमिकली वेल्थ क्रिएट करे, उसके लिए उसके एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये क्या है, स्टेट ऐसे प्रिंसिपल्स ड्रॉ कर सकती है, जिसे एनफोर्स नहीं कर सकता कोर्ट के अंदर। ऑलराइट सर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट स्टैंड्स एट द अपेक्स ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। अपेक्स आपको याद होगा, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। अपेक्स मतलब यहाँ पर किसकी बात कर रहा है बेटा, सुप्रीम कोर्ट का। जी हाँ, अंग्रेजों के जमाने में ना अपेक्स कोर्ट कहा जाता था इसको। आओ देखो भी डिस्कस करते हैं। What stands for at the apex of the judicial system? The Supreme Court. देखो, India has a system of courts at all levels, from district level and lower courts, high courts till the Supreme Courts. आपने देखो, याद होगा आपको बेटा, मैंने इसमें ऑलरेडी डिस्कस किया था आपसे, कहां पर लीगल अफेयर्स में डिटेल में डिस्कस किया था हमने कोर्ट्स के बारे में। अगर नहीं पढ़ा है तो इस चैनल पे अवेलेबल है, जाइए ऑफ कोर्स देखिएगा, डिटेल एनालिसिस एकदम। That stands at the apex of the judicial system. Extreme care has been taken to make sure that the courts remains independent from the influence of executive and maintain their dignity. Sir, influence मतलब executive मतलब बेटा याद रखो, मतलब पॉलिटिकल है ना, कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी इन पावर, समझना बेटा, कोई पॉलिटिकल पार्टी इन पावर क्या किसी जुडिशरी को चैलेंज कर सकती है? नहीं। तुम ऐसा कोई जजमेंट नहीं दोगे, जैसा हम बताएंगे ऐसा जजमेंट दोगे। आंसर इज नो। जुडिशरी कैसी होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं बेटा? एमएलए एमपीज कौन है? एग्जीक्यूटिव्स, जो अलग अलग मिनिस्ट्री के थ्रू लॉ को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज, क्या वो मिनिस्ट्रीज, क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, क्या जुडिशरी अपना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? आंसर इज नो। नाउ Supreme Court is granted the power to
declare parliamentary laws as unconstitutional if it is find them so, and this is balanced by the granting the power of amendment of constitution. जी हाँ, to the parliament. अब ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनना. अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने ना कोई लॉ बनाया और वो लॉ जो है, ध्यान सुनना बेटा, इनकंसिस्टेंट है. कैसा है? इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट का मतलब सर, इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. भारत के संविधान के हिसाब से उसका लॉ जो बनाया गया वो भारत के संविधान से बियॉन्ड है. जी हाँ, मतलब भारत संविधान ने बेटा, मैंने आपको बताया था, मदर ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन इज मदर ऑफ ऑल लॉ. और वो जो प्रोविजन उस लॉ में बनाए गए हैं वो वायलेट करते हैं किसको? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स को. इन दैट केस वो लॉ कैसा हो जाएगा बेटा? इनवैलिड. ये जानते हो ना आप लोग, इनवैलिड. ना जो इनवैलिड लॉ है ना बेटा, इसको इनवैलिड डिक्लेयर करना होगा. वो कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि यहाँ पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया वो कैसा इनवैलिड है, बिकॉज this law is inconsistent with the fundamental rights or whether inconsistent with the any article of the constitution of India. क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है सर? याद हो रहा है सर? आप तो लड़ रहे हैं. लड़ नहीं रहे बेटा, आपको चिक चिक के याद कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए. ऑलराइट, चलिए चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं, फटाफट से आइएगा. ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट. सो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. आइए फटाक से. नाउ which of the following statement is false? Let's understand. Now, most of the structure of the Indian Constitution has been taken from the government of India. Huh? 9. The original Constitution of India had 10 schedules. जी हाँ, ये बात सच है. 10 schedules. The particle part of the Indian Constitution is taken from the British government. हाँ जी, बिल्कुल लिया गया है. आज बिल्कुल. अच्छा बेटा, अभी क्या देखो कह रहा है? Which is false. False कौन सा है बेटा? यहाँ पर ध्यान से देखो. ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 10 शेड्यूल्स. बताइए उसमें कितने शेड्यूल्स हैं? जल्दी से. हाउ मेनी शेड्यूल्स? अभी बताया था देखो, सीरीज स्टार्ट होने से पहले. जी हाँ, सीरीज स्टार्ट होने से पहले बताया था कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स 395 and sir, it is divided into 22 parts and having 7 schedules. याद है? तो क्या ये सही है स्टेटमेंट? आंसर इज ऑफ कोर्स सर, ये स्टेटमेंट फॉल्स है. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a feature of Indian parliamentary system? Indian parliamentary system को याद रखिए कौन सा फीचर नहीं है. ध्यान सुनेंगे बेटा. Majority of party power. Alright. Parliament feature, Indian parliament feature बात कर रहे हैं, ठीक है. Presence of the actual executive and nominal executives, नहीं. Appointment of the all legislature evaluating. Alright. D is not a Indian parliamentary system. Alright. System की बात कर रहे हैं. System. Alright sir. Which of the following is not a match correctly? Alright, let's understand. Article right to equality. आपको याद होगा कल अपने किसी ने डिस्कस किया था. आर्टिकल 14 से 18 राइट ऑफ इक्वलिटी का बात कर रहा था. 19 से 22 का फंडामेंटल स्पेसिफिकली राइट्स की बात कर रहा था. फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. याद आ रहा है मेरे बच्चों? फिर सर क्या था? 25 से 28 क्या था बेटा? जल्दी से. right to profess any religion, right to profess any religion, right to profess any religion. क्या सर आपको तो सारे याद हैं बेटा? हाँ, आपको भी याद हो जाएंगे. आइए देखिए, देखिए बेटा, अब कौन सा मैच कर देते हैं. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 2022 क्या ऐसा है? ओहो सर 2021 तो सर इसमें चला गया. देखो बेटा 19 से 22 तो कह रहा है 2021 नहीं, ये फंडामेंटल राइट्स है. मैं कह रहा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. ऑफ कोर्स द राइट आंसर इज बी. ऑलराइट, इट इज नॉट करेक्ट. 2021 आपको याद है मेरे बच्चों? 20 कल बताए थे. प्रोटेक्शन अगेंस्ट, प्रोटेक्शन फॉर कन्विक्शन, कन्विक्शन फॉर सॉरी प्रोटेक्शन फॉर कन्विक्शन, प्रोटेक्शन फॉर कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस, फॉर ऑफेंस. सर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. हाँ, अगर आपको बिना किसी वजह जेल कर दिया जाए या बिना लॉ वायलेशन किसी पर्सन को जेल कर दिया जाए या किसी एक ही पर्सन को डबल जजमेंट, डबल 2 टाइम्स पनिशमेंट कर दिया जाए, आर्टिकल 20 कवर करता है. 20 कवर करता है सर. तो 20 से 22 के बीच में तो आता है आर्टिकल कौन से बेटा? फंडामेंटल राइट्स. सर 22 में कौन सा आता है बेटा? याद होगा आपको बेटा, ये आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन. प्रिवेंटिव डिटेंशन. 21 लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी. याद आ रहा है? पर्सनल लिबर्टी. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. सो याद रखिएगा बेटा ध्यान से. ये क्लियर है? ये क्लियर है? 25 55 रिलीजन की बात हो गया बेटा. राइट टू कल्चर एजुकेशन फ्रीडम, ठीक है जी. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली? लेट्स अंडरस्टैंड. ध्यान से बेटा, ध्यान से. तुम आंसर मत देखो यार, तुम क्वेश्चन सॉल्व करो फिर देखेंगे. देखो कहता है जी करेक्टली. पार्ट फर्स्ट, यूनियन एंड
टेरिटरीज, पार्ट सेकंड सिटीजन्स, ठीक है। पार्ट फोर्थ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जी नहीं नहीं नहीं, बात तो नहीं करता ये तो पॉलिसी किसमें चला जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फोर्थ में जाएगा ना। ऑलराइट, सो कौन सा कह रहा है बेटा, मैच नहीं करता है, दिस वन। फंडामेंटल राइट्स आर डिफाइंड इन पार्ट नंबर थर्ड, ठीक है, पार्ट थर्ड। सो दिस वन इज इनकरेक्ट। ये किसमें जाएगा, फोर्थ में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड द पार्ट कि हम फोर्थ की बात करेंगे, किसमें जाएगा बेटा, जल्दी से बेटा, जल्दी 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 जल्दी। फंडामेंटल राइट्स आर डिफाइंड इन द पार्ट नंबर थर्ड। सो कौन सा मैच नहीं कर रहा बेटा, दिस वन। ऑलराइट सर, नेक्स्ट वन, which one of the following is not matched correctly। एग्जाम में बेटा बहुत ध्यान से रखना है इसको, ठीक है। आर्टिकल 312 फंक्शन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशंस, जी यही मैच नहीं कर रहा है, पहले ही मैच नहीं कर रहा। ऑलराइट, एनीवेज, अंडरस्टैंड डेफिनेशन ऑफ मनी बिल 12 बजट और फंडामेंटल ड्यूटीज 51A। ऑलराइट, ठीक है। नाउ दिस आर्टिकल 312, ऑलराइट, ये डिफाइन कर रहा है किसको, पब्लिक, नो नो नो। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते बेटा, आओ देखो, आओ बेटा ध्यान से, 41। All right, no, not to worry about it. Let's now, right to life is a what? देखो बेटा ध्यान से, सर हमने देख लिया स्क्रीन पे आंसर आ रहा है सर स्क्रीन पे। अरे बेटा स्क्रीन पे आंसर इसलिए रखे हैं ताकि तुमको दिक्कत नहीं आए, अपलोड भी कर दिया जाएगा ना तुम्हारे लिए अलग से। बट बेटा कोशिश कर रहा है कि बिना देखे मेमोराइज करके देखिएगा, अगर आपने याद कर लिया है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। राइट टू लाइफ इज अ राइट वर्ड। अब राइट टू लाइफ बेटा, लाइफ की बात कर रहे हैं, तो क्या ये इसका अपने आप सोचेगा बेटा फंडामेंटल राइट नहीं होगा। राइट टू लाइफ क्या फंडामेंटल लाइफ नहीं है इंडिया पर्सन का, सिटीजन का? ऑफ कोर्स राइट टू लाइफ इज फंडामेंटल राइट्स। तो राइट का आंसर इज ऑलराइट सर। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन द 34 याद होगा, अभी बेटा याद होगा 4 बताए थे, बिल पास करके ऐड किए गए थे। सर कौन सा था, एक बेटा बताए थे ना, नंबर ऑफ जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, बिल पास करके 4 एडिशनल ऐड किए गए थे। ऑलराइट, पार्लियामेंट ने बेटा पास किया था इस बिल को, तो 34 टोटल थे। ऑलराइट, द राइट आंसर इज डी। नाउ डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज गिवन अंडर द आर्टिकल नंबर व्हिच, अभी ऊपर बताया था सर, 12, आर्टिकल नंबर 12, स्टेट डेफिनेशन इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल नंबर 12। बोलो जी, बात पकड़ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? सर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अगर ये मेरे बच्चों ध्यान सुनो, अगर ये क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आए हैं, ऐसे हम लोग और क्वेश्चंस रेडी कर रहे हैं, एक और उसका रिकॉर्ड भी रेडी होगा। ये लगभग हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं यहाँ पर, याद देखिएगा, आपको सिर्फ इसलिए करा रहा हूं तो आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको साथ साथ याद भी हो जाए, ठीक है। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा और क्वेश्चन आ रहे हैं, एक और अगली सीरीज में आ रहे हैं, ठीक है, और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चैप्टर याद भी करेंगे, समझेंगे भी। इसके अलावा और सब्जेक्ट्स की भी प्रैक्टिस सीरीज आ रही है, मतलब इंश्योर कर लीजिएगा सीएसईटी का एग्जाम देखे फटाक से एग्जीक्यूटिव में आइएगा। ऑलराइट, और याद रखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स हाजिर है, पूछो क्वेश्चन, डेफिनेटली आंसर करूंगा, करता हूं। ऑलराइट, एंड बहुत सारे कुछ अच्छे कई स्टूडेंट्स बहुत परफॉर्म कर रहे हैं, जहां जो रेगुलर से अटेंड कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे उनको क्वेरीज रहती हैं, तो हम उसको इमीडिएट सॉल्व भी करते हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके भी अच्छे रिस्पॉन्सेज हैं, अच्छे रिस्पॉन्सेज रिगार्डिंग व्हाट्सएप की वो क्वेश्चन जो उनको हम लोग दे रहे हैं वो इजीली और अच्छे से अटेम्प्ट भी करते हैं। सो इनमें भी इंप्रूवमेंट्स हैं। ऑलराइट, सो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारी अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। ऑलराइट, थैंक यू एंड गेट रेडी फॉर नेक्स्ट सीरीज। फटाफट आ गई जी, आई गई। ऑलराइट, थैंक यू।